हाँ जी, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बडी कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और उसको कोफैक्टर्स की हेल्प से कैसे निकाला जाता है। और उसके साथ हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हो और उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट पूछा जाए, तो किस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है ये हमने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं, एक्सरसाइज 4.1। और इसमें हम जो हमने बेसिक पिछले वीडियो में किया था उसी से रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस हैं उनमें हम वही कॉन्सेप्ट्स लगाकर अब इनको समझेंगे ताकि हम पढ़े गए कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि जब भी हमारे पास इस तरह से सीधी लाइंस में कोई मैट्रिक्स आती है तो उसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। तो पहले क्वेश्चन में हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, हमें ये मैट्रिक्स गिवन है 2 4 -5 -1। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम करते थे कोफैक्टर निकालते थे हम। तो a11 क्या है, 2। अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें a11 तो वो होता था -1 की पावर 1 + 1 और 2 का रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पे -1 बचेगा। तो यही उसका क्या है, कोफैक्टर है। ठीक है, फिर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते थे। तो पहली रो से अगर हम करें तो सेकंड एलिमेंट है 4 और जो हमारा इसका कोफैक्टर है a12 वो होगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू, तो 4 का कोफैक्टर हमारे पास होगा -5। तो ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे तो -1 का कोई काम नहीं रहा, तो ये सिर्फ बाद वाला -1 बच गया, ये वाला -1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 मतलब -1 का स्क्वायर, तो वो तो 1 ही होता है। तो 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -1 हो गई। यहाँ पे हमारे पास ये माइनस बचेगा क्योंकि ये होगा -1 की पावर 3 इंटू -5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। हमने करना क्या था कि एलिमेंट उसका कोफैक्टर दूसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्रोडक्ट करके प्लस करना था हमने। तो पहला एलिमेंट था 2, उसका कोफैक्टर था -1। ठीक है, दूसरा एलिमेंट था 4 और उसका कोफैक्टर था 5। तो ये आ गया हमारे पास -2 + 20 जो कि आ गया 18। लेकिन ये मेथड ना हमें थोड़ा सा लेंथी लगता है क्योंकि आप कोफैक्टर निकालने को बोला तो नहीं है आपको किसी ने, है ना। कोफैक्टर निकालने का क्वेश्चन नहीं है ये, हमारा क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट निकालने का। तो हम एक सीधा अगर सोचें तो हो क्या रहा है, देखिए a11 के साथ, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया है हमने, -1 को मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ हुई है और 4 की मल्टीप्लाई हुई है -5 के साथ। ठीक है, तो इस तरह अगर हम सोचते कि 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दो और 4 की मल्टीप्लाई -5 के साथ कर दो और दोनों को कर दो माइनस, तो भी आंसर हमारे पास सीधा क्या आ जाता, 18 ही आ जाता ना। तो अब से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं a11 a12 a21 a22, तो आपको सीधा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है a11 की a22 के साथ और a12 की a21 के साथ और दोनों को कर देना है माइनस। तो 2/2 के लिए अब से हम ये डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। ठीक है, माइनर कोफैक्टर की तरह डील इसको नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, कॉस के साथ कॉस की मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ साइन की मल्टीप्लाई और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साथ में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेम अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो हम करेंगे x + 1 इंटू x² माइनस x + 1 माइनस x + 1 x - 1।
तो ये देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ठीक है, ये आपने 9th-10th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो अगर हम a को x माने और b को 1 माने तो ये यही बन गया ना, a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। तो इसको हम लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना है, ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 2। ठीक है, तो a हमारे पास गिवन है यहाँ पे 1 2 4 2। तो हमसे बोला गया है कि आप क्या करो, 2a का डिटर्मिनेंट निकालो, और चाहे आप a का डिटर्मिनेंट निकालो और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप k इंटू a का डिटर्मिनेंट निकालते हो, या तो आप k की पावर n क्या था, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, उसको a के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर सेम आएगा। तो जानते तो हम वैसे भी हैं कि अगर हम इसको 2a कर देंगे तो हमें 2 की पावर 2 इंटू a का डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा, जो कि 4a आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसी बात को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका हमारे पास क्या था 2/2 में, कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 6। ये क्या आ गया हमारे पास, a का डिटर्मिनेंट निकालना क्या है हमें, 4 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट। तो 4 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट मतलब 4 इंटू माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। तो ये आया हमारे पास क्या, 4 टाइम्स ए डिटर्मिनेंट, मतलब हमने अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। अभी हम पहले यहाँ पे लिखते हैं 2a। तो अगर आप 2a करोगे तो सभी एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 8 4। और जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 4 के साथ और 8 की 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 32, और ये भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस 24। तो चाहे तो आप क्या करो, 4 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट कर लो, या तो 2 टाइम्स a करके उसका डिटर्मिनेंट ले लो, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारी इक्वेशन 1 है जी, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, वही उसी के साथ मिलता जुलता है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू, ठीक है, a गिवन है हमारे पास, तो एक ऑर्डर क्या है, देखिए वही बात आ गई ना, एक ऑर्डर है 3। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 टाइम्स 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए है क्या हमारे पास, 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब देखिए, निकालने को इसका डिटर्मिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाला जा सकता है, लेकिन हम अपना टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, हम पहली कॉलम से निकालेंगे। उसका रीजन है वो मैं आपको बताता हूं अभी। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे C1 से। C1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको A11 के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A21 के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A22 के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि ये A21 जो है वो कितना है, 0 है, और A22 भी कितना है यहाँ पे, सॉरी A22 नहीं लेना था हमें यहाँ पे चाहिए
A31, हम फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, A31 के साथ A31, तो A31 भी यहां पे क्या है, 0 है। ठीक है, ये भी 0 है। तो A21 और A31 हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम A21 और A31 दोनों ही सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करके कुछ भी आएगा और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पे A11 मतलब के 1 और इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ये वाली रो छोड़ दो, ये वाली कॉलम छोड़ दो, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सीधा 4 आ गया। तो हमने क्या किया, हमने a का डिटर्मिनेंट लिया, वो कितना आया, 4। अभी हमें क्या करना है, 27 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट, जो कि क्या होगा 27 इंटू 4 मतलब कि 108। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर आप 3a कर लो, 3a कैसे होगा, सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 0 0 3 0 3 6 12। ठीक है, तो अभी क्या करो, इसी से एक्सपेंड करो या तो इससे कर लो, इसमें भी तो 2 जीरोस हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम एक्सपेंड करेंगे बाय C2। C2 से अगर आप एक्सपेंड करोगे इसको तो आप लिखोगे पहले A12 उसके साथ उसका कोफैक्टर, A22 उसके साथ उसका कोफैक्टर, फिर A32 और उसका कोफैक्टर। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपके पास जो A12 है वो 0 है और A32 भी क्या है, 0 है। ठीक है, तो आपको सिर्फ A22 लेना है, और A22 जब हम लेंगे, हमने उस दिन देखा था प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का ही होगा, मतलब कि 3 और उसके बाद क्या करना है, 3 की रो छोड़नी है, 3 की कॉलम छोड़नी है। 3 की रो 3 की कॉलम छोड़ने के बाद हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले 12 से, और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 3 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 0, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 36, जो कि कितना आ गया 108 आ गया। तो हमने देखा कि चाहे तो हमने क्या किया 27 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट कर लिया, चाहे तो हमने क्या किया 3 टाइम्स a उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, बिल्कुल सेम आ गया। अभी फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करना है। तो किसी भी रो या कॉलम से कर लो, हम किससे करेंगे, हम करेंगे R2 से, रीजन सेम, क्योंकि ये क्या है 0, ये भी क्या है 0, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस ऑफ -1 इंटू, इसका अगर आप को फैक्टर लोगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, -5 के साथ, -1 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या है -15, ये क्या है प्लस का 3, तो आंसर क्या आ गया माइनस का 12। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सभी एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन जीरो हैं, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो किससे करें, R1 से, तो हम करते हैं एक्सपेंड बाय R1। R1 में पहला एलिमेंट क्या है 3 का जब आप कोफैक्टर निकालोगे तो 1 इंटू 1 -2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 के आगे R1 कर रहे हैं हम, तो 4 के आगे माइनस लगा लो, 4 के आगे माइनस लगा के उसका जब आप कोफैक्टर लिखोगे तो वो होगा 1 इंटू 1 -2 इंटू -2, फिर आप 5 लिखोगे यहाँ पे, 5 के अगर आप कोफैक्टर लिखोगे तो वो होंगे 1 इंटू 3 -1 इंटू 2,
तो देखिए क्या बना हमारे पास 3, 1 + 6, 4, 1 + 4, 5, 3 - 2, 6 + 1 7, 7 × 3 21, 4 + 1 5 × 4 20 और ये हो गया 5। तो टोटल कितना आ गया हमारा 46। तो यही क्या है हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। आप किसी भी और रो या किसी भी और कॉलम से एक्सपेंड करना चाहें तो अपने से एक बार जरूर ट्राई करें और देखें, आंसर वैसे सेम आना चाहिए। अगर आपका सही होगा तो एक बार ट्राई करें। अभी इसमें देखते हैं, देखिए हर रो में एक 0 है, तो आप किसी को भी उठा लो। तो हम करते हैं एक्सपेंड बाय, क्या करें R1 ले लें, R1 लेते हैं चलिए। तो 0 को तो छोड़ ही दो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 के साथ क्या आएगा माइनस, 1 के साथ माइनस आने के बाद ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छोड़ने के बाद आपके पास बचेगा -1 × 0 -2 × -3, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे 2 का, 2 का जब आप लेंगे तो आपके पास इसका कोफैक्टर बचेगा -1 × 3 -0 × -2। तो ये क्या हो गया -1 × 6 + 2 × -3, ये 6 भी आपके पास माइनस का है। तो ये हो गया प्लस का 6, ये हो गया माइनस का 6। तो आंसर क्या आ गया 0। अभी आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो जिसका आंसर 0 है, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हैं सारे, डायगोनल एलिमेंट्स इसके हैं 0। और अगर हम ये वाले एलिमेंट देखें 1 -1 2 -2 3 और -3, तो इससे कुछ याद आ रहा है आपको? हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में इस तरह की मैट्रिक्स को एक नाम दिया, क्या था वो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास 1/1 3/3 5/5 मतलब ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उस आपसे पूछा जाए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो उसका आंसर क्या आना है हमेशा 0 1। और हाँ, दूसरी बात देखते हैं कि अगर आपको डिटर्मिनेंट ही लेना है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन उसका ऑर्डर क्या है इवन, ठीक है, तो वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बातें हमें छोटी छोटी बातें जो है ना, ये हमें हेल्प करती हैं एमसीक्यूज को करने में, ठीक है। वैसे सीबीएसई पंजाब बोर्ड इन दोनों में जो ये प्रॉपर्टी वाली जो एक्सरसाइज है वो पहले हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको खत्म कर दिया गया, वो सिलेबस में नहीं है। नई बुक्स में तो वो प्रिंट होके भी नहीं आ रही, ठीक है। तो आपको मतलब बुक में तो ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी ही नहीं। तो हम ट्राई करेंगे वैसे कि एक वीडियो हम स्पेशल इनकी डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे बनाएं और उसके कुछ क्वेश्चंस भी अगर हमें कहीं से मिले तो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक जब अगर बीच में कोई प्रॉपर्टीज आएंगी तो वो हम आपको यहाँ पे बताते जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है ऑड ऑर्डर है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो जब आपके पास एमसीक्यू आएगा ना तो उसमें आपको ये इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है कि क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यस। क्या इसका ऑर्डर ऑड है, यस। तो आंसर में 0 ढूंढ लो, ठीक है। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन होंगी, चारों ऑप्शन में 0 होगा। और अगर उसका ऑर्डर इवन हुआ, मान लो वो 2/2 या तो 4/4 हुई, तो आंसर में ढूंढो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मोस्टली चांसेस होंगे कि कोई एक ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर एक से ज्यादा है तो फिर तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, फिर उसका कोई मेथड नहीं है। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर बन रही है तो उसका आंसर वही होगा। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखो, ये स्क्यू सिमेट्रिक है नहीं है, तो इसको सीधा सॉल्व करना पड़ेगा।
लेकिन फिर से वही चीज, पहली रो में कोई जीरो नहीं है, दूसरी रो में एक जीरो है, तीसरी रो में एक जीरो है। तो आप या तो R2 से सॉल्व करें, R3 से करें, या तो C1 से करें, या तो C3 से। देखिए इसका रीजन वैसे कुछ नहीं है, आप किसी से भी करोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन हमारा काम कम हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। जैसे अगर मैं इसको C1 से एक्सपेंड करूंगा तो मुझे सिर्फ दो चीजों को सॉल्व करना है, एक तो 2 का कोफैक्टर, एक 3 का, 0 का तो जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ क्या होगा, 2 वाली रो 2 वाली कॉलम को छोड़ेंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस -1 इंटू -5, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, +3, ठीक है। 3 को जब आप लोगे तो आप लोगे -1 इंटू -1 माइनस -2 इंटू 2, ठीक है। तो अब देखो 2, ये क्या हो गया -5 +3, ये हो गया 1, ये हो गया 4, तो ये हो गया -10, ये हो गया 15, तो आंसर क्या आ गया हमारा 5। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 5 आ गया हमारे पास, क्योंकि ये 4 + 1 5 इंटू 3 15 हो गए यहाँ पे, और 2 इंटू -5 -10 हो गया। तो चलिए अभी हम 6th क्वेश्चन पे पहुंच गए। इसका भी क्या करना है, डिटर्मिनेंट ही तो सॉल्व करना है। तो किससे करें, R1 से एक्सपेंड करते हैं, किससे, R1 से। R1 से एक्सपेंड करोगे तो पहले 1 लोगे, 1 लोगे तो ये होगा 1 इंटू 1 की रो और 1 की कॉलम छोड़ोगे तो ये आएगा 1 इंटू -9 माइनस -3 इंटू 4, फिर -1 ले लो यहाँ पे, -1 मतलब सेकंड जो हमारी एलिमेंट है फर्स्ट रो का, तो आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ोगे तो ये होगा 2 इंटू -9 माइनस -3 इंटू 5, ठीक है। फिर आप प्लस, यहाँ पे क्या लोगे -2, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 1 -9 प्लस का 12 -1 -18 प्लस का क्या हो गया 15, यहाँ पे -2 8 -5। तो देखिए 12 - 9 क्या हुआ 3, 15 - 18 क्या हुआ 3, लेकिन ये किसका होगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से -3 आएगा और ये एक माइनस आगे पड़ी है, तो ये प्लस का 3 हो गया। और ये 8 - 5 क्या है, माइनस का 3 है, नहीं प्लस का 3 है, -2 इंटू 3 तो कितना होगा 6, ठीक है। लेकिन ये 6 किसका होगा, माइनस का, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। दोबारा चेक करते हैं, 12 - 9 3 हो गया, 15 - 18 -3 था, एक माइनस आगे आ गई, 8 - 5 3 इंटू -2 -6, तो आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर तो ये वाली ब्रैकेट होती है हमारे पास, ठीक है, तो हम कहते हैं मैट्रिक्स इक्वल है आपस में, और मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। लेकिन ये हमारे पास इस तरह से है, मतलब ये क्या है डिटर्मिनेंट। तो पहले आप क्या करोगे, दोनों का डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे। तो चलिए इस तरफ हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा 2x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 6। तो ये क्या हो गया 2 - 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। जब आप 24 को उधर लेके जाओगे तो 2 - 20 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इस तरफ बचा हमारे पास क्या 24 प्लस 2 26 माइनस 26 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर आ गया क्या 3, तो x क्या होगा √3। लेकिन इसके साथ हम हमेशा लगाएंगे प्लस और माइनस, याद रखनी है ये बात। एक्स स्क्वायर अगर 3 है तो x सिर्फ √3 नहीं है, x प्लस माइनस √3 है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे में फिर से वही बात, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू x इंटू 5 माइनस 2x इंटू 3। तो 2 इंटू 5 क्या है 10, 3 इंटू 4 क्या है 12, ये क्या है 5x, ये क्या है 6x। तो ये हो गया -x, ये हो गया -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई।
लेकिन इधर अगर आप वैसे भी आप देखें तो यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे भी क्या है 5, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे भी क्या है 3। तो अगर आप वैसे भी कंपेयर करते तो क्या आ जाता, x की वैल्यू 2 आ जाती। लेकिन यही बात यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। देखिए ये 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचो तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो हर बार ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट का साइन दिया हुआ है तो आप डिटर्मिनेंट की तरह से ही उसको हमेशा सॉल्व करोगे। अभी हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी वही है, हमारे पास दो डिटर्मिनेंट हैं और वो इक्वल गिवन है, ठीक है। तो अभी आप देखो, देखिए यहाँ से आप उसी कंफ्यूजन में आते हैं दोबारा से। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे भी क्या है 2, यहाँ पे क्या है 18 और यहाँ पे भी क्या है 18। यहाँ पे x है, यहाँ पे 6, यहाँ पे x, यहाँ पे भी 6। अगर आपने यही सोच के आंसर लगा दिया कि x की वैल्यू 6 है तो आप लगाओगे A ऑप्शन, जो कि रॉन्ग। हम देखते हैं कैसे। क्या करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखो, यहां से आपकी ये कंफ्यूजन दूर होगी कि क्यों हम ये नहीं कर सकते हर बार, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट दिया है तो उसको डिटर्मिनेंट की तरह से ही डील करना पड़ेगा। मैट्रिक्स की तरह डील करोगे तो यही गलती होगी जो हमने अभी यहाँ पे की है। तो इस तरफ का क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 36, इस तरफ का क्या आ जाएगा 36 माइनस 36। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 क्या आ गया 0, एक्स स्क्वायर क्या आ गया 36। अभी आपको यहां से भी लग सकता है कि अगर एक्स स्क्वायर 36 है तो एक्स तो 6 होगा, लेकिन नहीं। हमने अभी क्या बोला था, हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे, x प्लस माइनस 6 हो सकता है। तो यहां से भी आप गलती कर सकते हो कि हम ये ऑप्शन टिक करें, जबकि सही आंसर क्या है बी। तो अगर हम सोचें भी कि अगर यहाँ पे भी माइनस 6 होता और यहाँ पे भी माइनस 6 होता तो इसका डिटर्मिनेंट तो भी क्या आ जाता 0 आ जाता, 6 और 6 होता तो भी क्या आ जाता 0 आ जाता। लेकिन अगर आप सिर्फ मैट्रिक्स वाली अप्रोच से चलो तब भी आप x को 6 लगा दोगे। अगर आपको ये लगे कि x का स्क्वायर 36 है और फर्स्ट ऑप्शन आप 6 देख लो तब भी आप गलती कर दोगे। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्क्वायर रूट को हटाओगे, ठीक है, स्क्वायर को हटाओगे स्क्वायर रूट करने के बाद, तो उसके साथ प्लस और माइनस दोनों साइंस को ही हम हमेशा कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में भी यही हुआ था, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी √3 आई थी, लेकिन हमने उसको क्या लिया था प्लस माइनस √3। दूसरे वाले में हमारे पास x की वैल्यू 2 आई तो हमने उसको 2 रखा, कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन अगर आपके पास x स्क्वायर की फॉर्म में है और उसको आप उसके बाद क्या कर रहे हो स्क्वायर रूट कर रहे हो, तो आप दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलोगे कि x की जो वैल्यू है वो प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम सीखेंगे कि अगर आपको वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिए हों, ठीक है, ग्राफ में पढ़ते थे ना, जैसे आप 10th में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको 3 वर्टिसेस दिए हों और कहा जाए कि ये ट्राइंगल है तो उसका एरिया निकालते थे, आपके पास फॉर्मूलाज होते थे। तो अब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे निकाला जाता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगली जो एक्सरसाइज है वो भी हम उसके साथ में ही कर लेंगे, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो तब तक के लिए आप ये वाले क्वेश्चन जो हैं इनको देखिए, इनको अपने आप ट्राई कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कुछ समझ में नहीं आया या तो कुछ आपकी कोई सम है इस तरह का जो आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं या तो आप कमेंट में अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।